आज हम एक बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है आखिरी कॉल। हाँ, ये कुछ पैराग्राफ का टेक्स्ट ही है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इसकी बनावट को परत दर परत समझना, ये देखना कि कैसे कुछ गिने चुने शब्दों से ही तनाव और खौफ का एक पूरा माहौल तैयार किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी डर पैदा करने के लिए किसी पुरानी हवेली या जंगल का सहारा नहीं लेती। नहीं। इसका मेन टूल है एक मोबाइल फोन, मतलब एक ऐसी चीज जो आज हम सबके हाथ में, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सही बात। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी सबसे भरोसेमंद तकनीक को ही डर का स्रोत बनाया जा सकता है। और ये कहानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है। बिल्कुल। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है रात के 2:17 पर। ये वक्त ही अपने आप में खास है, ना आधी रात ना सुबह। एक अजीब सा सन्नाटा होता है इस वक्त, और इसी शांति के बीच रीना का मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर लिखा है अननोन नंबर। और उसका पहला रिएक्शन हम सबके जैसा ही है। वो सोचती है गलत कॉल होगी और फोन काट देती है। बहुत स्वाभाविक। हाँ, कहानी लिखने में ये एक बहुत कह सकते हैं क्लासिक तकनीक है। लेखक पहले एक सामान्य स्थिति बनाता है जहां सब कुछ कंट्रोल में लगे, ताकि जब वो कंट्रोल टूटे तो उसका असर ज्यादा हो। बिल्कुल। लेकिन ये कंट्रोल, जैसा कि आपने कहा, ज्यादा देर रहता नहीं है। फोन दोबारा बजता है। इस बार इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। रीना कॉल उठाती है और दूसरी तरफ खामोशी। खामोशी नहीं, सिर्फ किसी के सांस लेने की धीमी गहरी आवाज। ये खामोशी से भी ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। हाँ, क्योंकि अगर कोई चीखता या धमकी देता तो शायद वो इतना डरावना नहीं होता। शायद नहीं, क्योंकि चीख या धमकी से खतरे का एक चेहरा बन जाता है। हमें पता होता है कि हम किससे डर रहे हैं। अच्छा। असहज करने वाली है। वो एहसास कराती है कि कोई आपके बहुत करीब है, आपके स्पेस में है और चुपचाप आपको सुन रहा है। हाँ, वो लाचारी की भावना पैदा करती है। और इसी एहसास के बीच उन सांसों के पीछे से एक टूटी हुई, लगभग ना सुनाई देने वाली फुसफुसाहट आती है, खिड़की मत खोलना। और यहीं पर कहानी का पूरा गेम बदल जाता है। ये वो मोड़ है जहां डिजिटल धमकी और असलियत के बीच की लाइन मिटने लगती है। बिल्कुल, ये कहानी का पहला एस्केलेशन पॉइंट है। अब तक डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक था, जो फोन के स्पीकर से आ रहा था। लेकिन जैसे ही रीना ये चेतावनी सुनती है, कहानी में लिखा है उसकी खिड़की अभी अभी अपने आप खुलने लगी थी। तो अब डर फिजिकल हो गया है, असल हो गया है। सही पकड़ा। ये कमाल का मोड़ है। डर अब सिर्फ उसके कानों तक सीमित नहीं रहा, वो अब उसके कमरे में, उसकी असलियत में आ चुका है। और इससे हमारे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बनती है कि खतरा बाहर है और खिड़की के रास्ते अंदर आने वाला है। हाँ, और जैसे ही हमारा दिमाग इस नतीजे पर पहुंचता है, लेखक पूरी बाजी पलट देता है। फोन कटता है और अगले ही पल मोबाइल पर एक मैसेज आता है। सिर्फ 3 शब्द, मैं बाहर नहीं हूं। 1 मिनट। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। खिड़की खुल रही है, हमें लग रहा है दुश्मन बाहर है, लेकिन मैसेज कहता है कि वो बाहर है ही नहीं। तो इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता है, कि खतरा पहले से ही अंदर है। बिल्कुल। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक दाव है। वो खिड़की एक धोखा थी, ध्यान भटकाने का एक तरीका, जिसे रेड हेरिंग कहते हैं। हाँ, लेखक ने हमें एक दिशा में सोचने पर मजबूर किया और फिर अचानक जमीन खींच ली। असली खतरा बाहर से नहीं आ रहा। वो तो रीना के साथ उसी कमरे में है, और ये सोच ही खौफनाक है। क्योंकि अब उसे नहीं पता कि खतरा कहाँ है, किस शक्ल में है। क्या वो पर्दे के पीछे है, अलमारी में? और ये अनिश्चितता डर को और बढ़ा देती है। लेकिन लेखक हमें इस अनिश्चितता में ज्यादा देर नहीं रखता। वो हमें खतरे का ठिकाना बताता है, और वो जगह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा डरावनी है। कमरे में अकेली होने के बावजूद रीना को बिस्तर के नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। बिस्तर के नीचे से? ये तो वो बचपन का डर है जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं जाता। और आवाज कहती है, मैं तो हमेशा से यहीं था। ये लाइन, इसके तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इसका क्या मतलब है हमेशा से? यहाँ लेखक सिर्फ एक आम डर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो हमारे आर्किटाइपल डर को छू रहा है। मतलब वो डर जो कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में बसा हुआ है। बिल्कुल। बिस्तर के नीचे का मॉन्स्टर और हमेशा से यही था वाक्य इस डर को एक भयानक गहराई देता है। ये बताता है कि खतरा कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं है। नहीं, बल्कि वो तो रीना की जिंदगी का, उसकी हकीकत का एक अनदेखा हिस्सा रहा है। मतलब उसका सबसे सुरक्षित स्थान, उसका अपना बिस्तर, असल में सबसे खतरनाक जगह थी।
हाँ, ये सोच ही किसी के भी सुरक्षा के एहसास को खत्म कर सकती है। ये खतरे को एक स्थायी रूप देता है। वो वजूद उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है, बस अब तक छिपा हुआ था। और अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। खतरा अब सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहता। वो दिखने वाला है। हाँ, मोबाइल एक बार फिर बजता है। इस बार कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। कहानी कहती है इस बार फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। हाँ, ये हम सबका एक छोटा सा डर है ना, कि हमारा फोन हमें देख रहा है, हमारी जासूसी कर रहा है। यहाँ लेखक उसी डर को हकीकत में बदल देता है। और यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत चतुराई से इस्तेमाल हुआ है। सेल्फी कैमरा, एक ऐसी चीज जिसे हम खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी पहचान को कैद करने के लिए। हाँ, वही यहाँ एक भयानक सच्चाई दिखाने का जरिया बन जाता है। एक ऐसा आईना जो वो भी दिखा सकता है जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन पर रीना खुद को देखती है, डरी हुई, सहमी हुई, लेकिन उसके ठीक पीछे कोई खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। ये एक क्लासिक जंप स्केयर वाला पल है, लेकिन कमाल यह है कि इसे सिर्फ शब्दों से हासिल किया गया है, पाठक के दिमाग में वो तस्वीर बनाकर। हाँ, लेकिन ये सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है। ये धारणा और वास्तविकता के बीच एक संघर्ष पैदा करता है। कैमरा एक ऐसी सच्चाई दिखा रहा है जो रीना की अपनी आंखें नहीं देख पा रही हैं। तो अब सवाल ये है कि असली क्या है, वो जो हमारी आंखें देख रही हैं या वो जो टेक्नोलॉजी हमें दिखा रही है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रीना वो ही करती है जो शायद हम में से कोई भी करेगा। वो शीशे में देखती है। हाँ, ये जानने के लिए कि क्या सच में कोई पीछे है। तो अब हमारे पास दो स्क्रीन्स हैं, एक फोन की और एक शीशा। सही है, एक डिजिटल और एक असल। और शीशा हमारी पहचान का पारंपरिक प्रतीक है। हम सदियों से अपनी पहचान के लिए शीशे का इस्तेमाल करते आए हैं। तो जब रीना शीशे में देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेली होती है। उससे एक पल के लिए राहत मिली होगी कि शायद फोन में कोई गड़बड़ी है, या ये सब उसका वहम है। लेकिन ये राहत सिर्फ एक पल की है। लेखक उसे तुरंत छीन लेता है। असली खौफ तब होता है जब वो वापस फोन की स्क्रीन पे देखती है और कहानी की आखिरी लाइनें हैं, और कैमरे में जो पीछे खड़ा था वही अब उसकी जगह खड़ा था। और यहीं पर पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भूत या मॉन्स्टर की कहानी नहीं रह जाती। ये पहचान के छिन जाने का डर है, अपने अस्तित्व के मिट जाने का खौफ है। इसे थोड़ा और समझाएं। उसकी जगह खड़ा था का ठीक क्या मतलब है? क्या रीना अब वहां नहीं है? देखिए, शीशा जो असल दुनिया का प्रतीक है वो रीना को अकेला दिखा रहा है, जी, जो अब शायद सच नहीं है। अच्छा। और मोबाइल जो एक डिजिटल पहचान दिखाता है, एक नई और भयानक हकीकत पेश कर रहा है। वो वजूद, वो खतरनाक मुस्कुराहट वाला चेहरा सिर्फ कमरे में नहीं आया, उसने रीना को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह ले ली है। पहले वो रीना के पीछे था, अब वो रीना है। तो क्या रीना का वजूद ही खत्म हो गया? वो कहाँ गई? कहानी इसी भयानक सवाल पर खत्म होती है, रीना का क्या हुआ। ये अनिश्चितता डर को पाठक के मन में हमेशा के लिए जिंदा रखती है। कहानी खत्म होने के बाद भी उसका असर बना रहता है। हाँ, क्योंकि एक शारीरिक खतरे से कहीं ज्यादा गहरा अस्तित्व का खतरा है। आपकी जान लेने से ज्यादा डरावना है आपसे आपकी पहचान छीन लेना। तो इस कहानी का सबसे बड़ा डर भूत प्रेत नहीं, बल्कि ये सोचना है कि हमारी अपनी पहचान, हमारा वजूद एक डिजिटल स्क्रीन पर मिटाया और बदला जा सकता है। सही बात है। हमने देखा कि कैसे आखिरी कॉल कुछ ही वाक्यों में डर की एक पूरी यात्रा कराती है। ये एक अनजाने फोन कॉल की हल्की सी बेचैनी से शुरू होती है और पहचान के पूरी तरह से मिट जाने के खौफ पर खत्म होती है। इस कहानी की ताकत इसके हर कदम पर पाठक की उम्मीदों को तोड़ने में है। जब हमें लगता है खतरा बाहर है तो पता चलता है वो अंदर है। जब हमें लगता है कि वो बिस्तर के नीचे है तो वो कैमरे में हमारे पीछे खड़ा होता है। हर मोड़ पर डर और ज्यादा व्यक्तिगत और गहरा होता जाता है। और अंत में ये कहानी सिर्फ डराती नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते पर भी गहरे सवाल उठाती है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे हमारे सबसे निजी उपकरण, हमारे फोन, हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकते हैं। वो हमारे आंख और कान बन सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी हकीकत भी दिखा सकते हैं जो हमारी दुनिया से परे हो। ये कहानी डिजिटल दुनिया और असल दुनिया के बीच की उस धुंधली होती रेखा की ओर इशारा करती है, जहां ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या नहीं। हमारी ऑनलाइन पहचान और हमारी असली पहचान, क्या वो वाकई में एक ही हैं या एक दूसरे की जगह ले सकती हैं? तो अगली बार जब देर रात कोई अननोन कॉल आए या सेल्फी कैमरा बिना किसी वजह के ऑन हो जाए,
तो क्या उसे सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी समझा जाएगा? या मन में एक पल के लिए ये ख्याल आएगा कि स्क्रीन शायद वो दिखा रही है जो आंखें नहीं देख सकती? और शायद वो स्क्रीन से दिखा नहीं रही, बल्कि हकीकत को बदल भी रही है।